Hello students, we are continuing Ind AS 103 Business Combination. So in this lecture we will discuss about step number 8. So this step 8 is related with measurement of assets and liabilities at acquisition date. So like we have seen that so as per Ind AS 103, assets and liabilities are recognized at fair value on acquisition date. इट मीन्स जब भी आप बिजनेस कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रहे हैं तो जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हम एक्वायर करते हैं या जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस की उनको हमने मेजर करना है फेयर वैल्यू के ऊपर एंड दिस फेयर वैल्यू मे बी डिटर्मिन एज पर रिस्पेक्टिव इंड एस विच इज एप्लीकेबल टू दैट एसेट और लाइबिलिटी। तो फेयर वैल्यू आप डिटर्मिन कर सकते हैं जो भी उसका इंड एस अप्लाई हो रहा है उस एसेट या लाइबिलिटी के लिए। एंड फर्दर, so when we determine fair value, so this is determined after considering future uncertainty about cash flows. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप डेटर्स की वैल्यूएशन कर रहे हैं और आपको लगता है कोई फ्यूचर में बैगेस हो सकते हैं तो उनको भी आपने कंसीडर करना है। इतनी बैगेस को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो आफ्टर कंसीडरिंग दैट वी विल डिटरमिन फेयर वैल्यू ऑफ दैट एसेट। इट मीन्स दैट इज सेपरेट प्रोविजन इज नॉट क्रिएटेड अगेंस्ट द एसेट। तो इट मीन्स डेटर्स के अगेंस्ट फिर आपको प्रोविजन फॉर बैगेस की बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने उसको पहले ही कंसीडर कर लेना है। तो अब देखते हैं अब ये जो भी आपकी डिफरेंट एसेट्स या लाइबिलिटीज़ हैं एक्विजिशन डेट पर तो उनमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं और उनकी मेजरमेंट कैसे करेंगे हम। तो इट मीन्स ट्रांजेक्शन्स इन बिजनेस कॉम्बिनेशन उसको हमने कैटेगराइज किया है डिफरेंट कैटेगरीज में फॉर वैल्यूएशन पर्पज के। तो इट मीन्स स्टेप नंबर 8 में एक तरीके से हमारे पास 5 स्टेप्स हैं फर्दर। तो लाइक नंबर 1 है जो 8.1 हमने रखा है स्टेप जिस रिलेटेड विद मेजरमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो आपने एक्वायर की हैं। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे कि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज आपने एक्वायर की हैं उनकी मेजरमेंट कैसे करनी है आपने। तो सेकंड स्टेप आता है इसमें 8.2 रखा है हमने जिससे ट्रांजेक्शन नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो कुछ ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं मीन्स कुछ आप पेमेंट्स कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। उसको फिर हम एडजस्ट करके हैं आफ्टर कॉम्बिनेशन का जो पीरियड होता है इट मीन्स थ्रू P&L। तो दीज ट्रांजेक्शन्स आर एडजस्टेड थ्रू P&L इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इस स्टेप में। फिर आता है 8.3 स्टेप हमने रखा है शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स। तो कई बार होता है जो एक्वायरी कंपनी है तो उसने अपने शेयर इशू कर रखे हैं शेयर बेस्ड पेमेंट इशू कर रखी हैं अपने एम्प्लॉइज़ को जिसको हम देखें हैं ई स्टॉक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। तो उनका हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। अब उसको जो एक्वायरर कंपनी है वो अपने शेयर इशू कर सकती है या वो इशू नहीं कर रही है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है 8.4 स्टेप है हमारा री एक्वायर्ड राइट्स। कई बार होता है एक्वायरर ने कोई लाइसेंस पेटेंट कॉपीराइट दे रखा है एक्वायरी कंपनी को। अब हम जब एक्वायरी का बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं तो वो पेटेंट या लाइसेंस भी हम एक्वायर कर लेंगे उसको हम कहते हैं री एक्वायर्ड राइट्स। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे इनकी बुक्स ऑफ एक्वायरर। तो ये हम इस स्टेप में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 8.5 स्टेप जिसे रिलेटेड प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स। इट मीन्स जैसे उसको हम कहते हैं नॉर्मली म्यूचुअल ट्रांजेक्शन जो हो रही हैं आपकी म्यूचुअल ओइंग्स भी जिसको हम कहते हैं। जैसे कोई सेल की कि एक्वायरर ने एक्वायरी को कोई परचेज की जिससे डेटर क्रेडिटर्स राइज हो रहे हैं कोई आपने लोन दिया है या कोई लिया है जिससे लाइबिलिटी या लोन एसेट राइज हो रही है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इस स्टेप पे। तो इस लेक्चर में कंटिन्यू करके हैं सबसे पहले हम अवर स्टेप नंबर 8.1 which is related with measurement of different assets and liabilities which have been acquired at the time of acquisition. We are starting step 8.1 which is related with measurement of assets and liabilities acquired. So like I say what are the different types of assets and liabilities as per different in the AS and how to measure them. So first of all we have in the AS2 which deals with inventory. It means whatever inventory is acquired in business combination, so it will be measured at fair value less cost to sell. तो इन केस का रूल यही होता है कि हमने इन्वेंट्री को मेजर करना होता है एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये इसकी फेयर वैल्यू मानी जाएगी जिसको नॉर्मली हम ये भी कहते हैं नेट रिलाइजेबल वैल्यू NRV। तो सेकंड आपकी एसेट है अब इन AS 12 विच डील्स विद डेफर्ड टैक्सेज।
तो डेफर्ड टैक्स देखो आपने क्रिएट करना है जब आप एसेट या लायबिलिटी एक्वायर कर रहे हैं। अब उसकी फेयर वैल्यू डिफर हो रही है जो उसकी बुक वैल्यू है या जो टैक्स की बेस वैल्यू है उसकी। कुछ मीन्स अब देखिए आपकी देखो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या लायबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी विल बी क्रिएटेड फॉर इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स और डिक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अब देखो जब आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इट मीन्स हम अकाउंटिंग बुक्स में ज़्यादा कैपिटेशन चार्ज करेंगे, पर जो टैक्स की बेस है वो तो सेम ही रहेगी, तो टैक्सेशन में आपको कम कैपिटेशन मिलेगी। इट मीन्स टैक्स में आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा टैक्सेशन की बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टैक्स में कैपिटेशन आपको कम मिल रही है। तो इसलिए जब आपको ज़्यादा टैक्स पे करना है तो उसके लिए हम क्रिएट करेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मीन्स जितनी आपने इंक्रीज की है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, तो ऐसे यदि डिक्रीज हो रही है फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज होते हैं रिलेटेड टू एक्सपेंसेज। अब एक्सपेंस की वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो इट मीन्स अब आप अकाउंट्स में अपना टैक्स जो है एक्सपेंस कम चार्ज करोगे तो टैक्स ज़्यादा बनेगा, पर एक्चुअल में आपने इनकम टैक्स में एक्सपेंस ज़्यादा चार्ज करना है। तो सेकंड आता है इसी तरीके से डेफर्ड टैक्स एसेट विल बी क्रिएटेड फॉर डिक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब देखिए एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उस केस में क्या होगा अकाउंट्स में कम कैपिटेशन मिलेगी, इनकम टैक्स में आपको ज़्यादा मिल रही है, तो इनकम टैक्स में जब ज़्यादा कैपिटेशन मिलेगी आपको तो इट मीन्स आपकी टैक्स सेविंग हो जाएगी। तो उस टैक्स सेविंग के बेस पर हम बनाएंगे डेफर्ड टैक्स एसेट, और यही केस आपका रिवर्स हो जाएगा व्हेन देयर इज इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। इंक्रीज इन फेयर वैल्यू का मतलब है कि अब टैक्स में एक्सपेंस आपको ज़्यादा मिलेगा तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, तो उसके बेस पे बन जाएगी आपकी डेफर्ड टैक्स एसेट। तो फर्दर जब हम नेट एसेट्स कैलकुलेट करते हैं और आपने डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट कर ली है, और कई बार होता है कि जब एक्वायरर कंपनी है उसने 100% इक्विटी एक्वायर नहीं की है, मे बी 70 या 80% एक्वायर की है, उस केस में हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को भी मेजर करते हैं। तो देखिए आप प्रोपोर्शनल मेथड अप्लाई कर रहे हैं एनसीआई के लिए, तो वो हम लेते हैं उतने परसेंटेज ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरिंग कंपनी। तो उस केस में जो नेट एसेट्स हैं वो आपने कंसीडर करनी है आफ्टर एडजस्टिंग डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो उसका बेसिक रूल है एनसीआई मीन्स नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शैल बी मेजर्ड ऑन बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आफ्टर एडजस्टिंग डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ओके, डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हम कब क्रिएट करके हैं जब हमारा डिफरेंस होता है अकाउंटिंग में और या टैक्सेशन की बुक्स में। पर कई बार होता है कुछ आइटम्स हैं जो टैक्सेबल ही नहीं है, तो उस केस में रूल क्या है, देन नो डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी विल बी क्रिएटेड फॉर दोज एसेट और लायबिलिटीज विच आर नॉट अलाउड फॉर टैक्सेशन पर्पज। इट मीन जैसे कोई आपकी एसेट है उसका कोई एक्सपेंस आपको मिलना ही नहीं है इनकम टैक्स में, या कोई लायबिलिटी है तो वो इनकम नहीं बनेगी आपकी, तो उसको हमने कंसीडर नहीं करना है, उसके ऊपर कोई डेफर्ड टैक्स या कोई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। तो थर्ड देखते हैं अब वो है हमारा इंड AS 16 विच इज रिलेटेड विद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इसमें जो भी आप प्रॉपर्टी प्लांट के इक्विपमेंट एक्वायर कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मली एसेट्स एक्वायर्ड विच आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट। और कई बार होता है जो जैसे कोई प्लांट है प्रॉपर्टी है तो उसको जब हम उसकी लाइफ ओवर हो जाती है, जब हम उसको डिसमेंटल करके या रिमूव करते हैं उसके हमें कुछ एक्सपेंस करना पड़ता है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसको हम कहते हैं डिसमेंटलिंग और रिमूवल और रिस्टोरेशन कॉस्ट्स। तो इट मीन्स एसेट्स में रिक्वायर सच कॉस्ट्स अपॉन रिटायरमेंट और डिस्पोजल। जब आप उस एसेट को रिटायर करेंगे उसके एक्टिव से या उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे तो हमें ये कुछ एक्सपेंसेस इंकर करने पड़ते हैं उसको रीस्टोर करने के लिए। तो इट मीन्स उसके लिए आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर सच कॉस्ट्स शैल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट। तो अपने एक्विजिशन डेट पर देखना है कि कितना एक्सपेंस है, उसके बेस पे उसकी कितनी फेयर वैल्यू बनती है। तो वो फेयर वैल्यू क्या हो जाएगी, यदि आपने ये एक्सपेंस इंकर करना है 5 साल के बाद तो वो हम कैलकुलेट करेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू, इट मीन्स एट प्रेजेंट वैल्यू, तो वो आपका प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा। तो फोर्थ है हमारा इंड AS 19 विच डील्स विद एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स में होते हैं जैसे कोई प्लान एसेट है आपकी या रिटायरमेंट बेनिफिट की ऑब्लिगेशन अपनी क्रिएट कर रखी है बुक्स में, उसको हम कहते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिलेटेड टू एम्प्लॉय बेनिफिट्स, दीज आर मेजर्ड एज पर इंड AS 19।
तो उसकी जो भी फेयर वैल्यू है, जो इंड एस 19 का रूल है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। इट मीन्स ये हमें मेंशन की होगी क्वेश्चन में, तो वो आपकी फेयर वैल्यू बन जाएगी। एंड देखिए आपकी कोई मॉडिफिकेशन हो रही हैं, जैसे फ्यूचर में आपको लगता है कुछ एम्प्लॉइज़ की वो हम ज़्यादा बेनिफिट देंगे या उनका बेनिफिट रिड्यूस कर देंगे, उसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशंस, विच आर रिलेटेड टू फ्यूचर सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉइज दीज आर नॉट कंसीडर्ड। तो उसको हमने कंसीडर नहीं करना है जब आपने इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है एज एन एक्विजिशन डेट। इसमें जो भी मॉडिफिकेशन होंगी फ्यूचर में, उसके बेस पे जो एक्स्ट्रा पेमेंट बनेगी आपकी, इट विल बी चार्ज टू पीएनएल इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो इसमें जिस पीरियड में वो राइज होगी तो उस पीरियड में हमने उसको पीएनएल में चार्ज कर देना है। नंबर 5 इज इन AS 20, so which deals with government grants. So if there is a government grant receivable by acquiree, it means it will be measured at its fair value on acquisition date if government grant provides a right to receive future benefits with certainty. इट मीन्स देखिए क्वेरी कंपनी को कोई फ्यूचर में ग्रांट मिलने वाली है गवर्नमेंट से, और देखिए आपको उससे कोई बेनिफिट होगा और उसमें सर्टेनिटी है आपकी, सो देन इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इट्स फेयर वैल्यू। इट मीन्स इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट। So then our major item is number 6 in AS 37, which deals with provisions contingencies. So first of all let us see provisions जो भी आप create करते हैं, it will be measured at fair value as on acquisition date. Second is contingent asset. Contingent asset means कोई आपको expected benefit होना है फ्यूचर में, तो that is not recognized to be as asset. It means this is not allowed to be recognized as asset. बट देखिए आपकी कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है, वेगर प्रोविजन विल बी क्रिएटेड फॉर गैप और नॉट। तो लेट अस सी कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? तो दे अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स बट नॉट प्रोबेबल। पास्ट में कोई इवेंट्स हुई हैं पर उसमें आपको पॉसिबिलिटी नहीं है, नॉट प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विल अकर। नॉट प्रोबेबल का मतलब है कि देखिए आउटफ्लो होगा भी आपका कोई रिसोर्स का, उसका कोई चांस है दैट इज लेस देन 50% चांस है। तो उसमें देखो बेसिक रूल क्या है हमारा, एज पर इंड AS 37, इसमें दिस नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज लाइबिलिटी। इसको सिर्फ हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट्स में शो करके हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में, जिस नो प्रोविजन इज क्रिएटेड, इट मीन नो लाइबिलिटी क्रिएटेड। बट एज पर इंड AS 103 एट द टाइम ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन this is recognized as liability as per Ind AS 103। ठीक है, Ind AS 103 में देखो यदि आपकी कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा पर वो प्रोबेबल नहीं है, मीन्स उसका चांस भी लेस देन 50% है, इवन देन लायबिलिटी विल बी क्रिएटेड। तो आपने उसकी लायबिलिटी क्रिएट कर देनी है। इट मीन्स इट इज पार्ट ऑफ कॉन्सिडरेशन और इट इज पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। और इन फ्यूचर व्हाट विल हैपन, अब इसको रीमेजर करेंगे फ्यूचर में। इन फ्यूचर इट शैल बी रीमेजर्ड एट अमाउंट एस्टिमेटेड एज पर Ind AS 37। अब ये जो आपने प्रोविजन क्रिएट कर लिया है कंटिंजेंट लायबिलिटी का, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो एज पर Ind AS 37 कितनी बनती है फ्यूचर में, मे बी आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, और इसकी फेयर वैल्यू कितनी है। इतनी जो अमाउंट आपने एस्टिमेट किया है एज पर Ind AS 37 या जो इसकी फेयर वैल्यू है, दोनों से जो भी हायर होगा उसके बेस पे इसको हम मेजर कर देंगे। फिर इसको कंपेयर करेंगे इसकी बुक वैल्यू से, जो आपकी बुक्स में चल रही है, जो डिफरेंस आएगा वो आपका P&L में ट्रांसफ़र हो जाएगा उस टाइम में, फ्यूचर में। फिर नेक्स्ट आता है इसी में Ind AS 37 में एक पॉइंट आता है लॉस और ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। तो कई बार क्या होता है, आपने कोई प्रोविजन क्रिएट कर रखा है, आपको लगता है कि उसके अगेंस्ट आपको कुछ एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर में बेनिफिट भी मिलेगा, बट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर कॉस्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, जो आपके उसके अगेंस्ट एक्सपेंसिव होने हैं, उसकी जो कॉस्ट है जिसे मोर देन फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। या आपकी कोई एसेट है जिसका बेनिफिट मिलना है पर उसके अगेंस्ट आपकी ऑब्लिगेशन ज़्यादा है, उसको हम कहते हैं लॉस या ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। तो उस केस में इसको हमने मेजर करना है एट इट्स फेयर वैल्यू। लेकिन जो भी ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके, विच आर कॉल्ड लॉस कॉन्ट्रैक्ट्स, दे विल बी मेजर्ड एट इट्स फेयर वैल्यू एज ऑन एक्विजिशन डेट। इन AS 37 नेक्स्ट पॉइंट इज अवर restructuring or exit liability. So in this case what happens, so there is a liability for a restructuring or exit activities of acquiring as an acquisition date
So it will be recognized at its fair value. It means acquiree has a plan to restructure or exit its business activity for which expense will be incurred and for which provision has already been created in its books. So that will be recognized at its fair value as an acquisition date. But if there is any liability for future plans which are not recognized by acquiring company at present, so that will not be considered as a part of business combination, but it will be charged to P&L in post-acquisition period when expense will be incurred. So another point related to our this provision, or we can say that contingency is our indemnification asset. This is important point. So sometimes what happens is acquirer gets a compensation from acquiree in future if value of asset falls or value of liability rises. It means like acquirer has acquired some asset, for example debtors, and acquirer has estimated that provision for bad debts is our 1 lakh rupees. But acquiree provides a guarantee that bad debts will not be more than suppose 40,000. It means in that case, 60,000 will be recovered from acquiree. So that is recognized as indemnification asset separately from debtors. Similarly, suppose acquirer has recognized a provision for a liability of rupees 1 lakh, but acquiree has given guarantee or that it will not be more than 25,000. And if it is more than 25,000, then acquiree will make compensation to acquirer. So that is also called indemnification asset. Which means in that case, acquirer which will get compensation from acquirer in future, it will be recognized at its fair value as indemnification asset. तो फेयर वैल्यू मीन्स जो भी डिफाइंड अमाउंट है आपका जिसकी गारंटी की है एक्वायरी ने टू कंपनसेट. देन 7 पॉइंट इज रिलेटेड टू इन एसेट 38 विच इज इनटेंजिबल एसेट्स. तो इनटेंजिबल एसेट्स अराइज होती हैं आपकी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल राइट्स एंड दीज आर रिकॉग्नाइज्ड सेपरेटली फ्रॉम गुडविल एट इट्स फेयर वैल्यू. एग्जांपल्स हैं इंटेंजिबल एसेट्स के पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंसेज, कस्टमर लिस्ट्स और कॉन्टैक्ट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा. तो देखते हैं सभी की फेयर वैल्यू कैसे डिटरमिन होती है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स. नंबर 1 है कि आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल लीगल एसेट्स हैं इंटेंजिबल. कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो उस केस में जो हम फेयर वैल्यू लेते हैं दैट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंटेंजिबल एसेट. देखिए आपकी नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल है, एक में कोई लीगल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, बट एक्वायरी की बुक्स में कोई इंटेंजिबल एसेट अपीयर हो रही है, देन उसकी जो फेयर वैल्यू हम लेंगे दैट विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट विच कॉम्पिटिटर वुड सैक्रिफाइस. तो आपने देखना है कि उस टाइप के इंटेंजिबल एसेट की मार्केट में कितनी वैल्यू है जो कॉम्पिटिटर रेडी है उसको पे करने के लिए, उसकी आप कैलकुलेट करो प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन फ्यूचर में वो अमाउंट आपका है तो इट मीन्स वो आपकी फेयर वैल्यू बन जाएगी. नंबर सी है आपकी डिफेंसिव इंटेंजिबल एसेट. ये कौन सी होती हैं? ये हम एक्वायर करते हैं बट नॉट टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पज बट दीज आर हेल्ड टू प्रिवेंट अदर्स. तो ये हमें एक्वायर इसलिए करनी पड़ती हैं सो डैट अदर पार्टीज मे नॉट यूज दीज इंटेंजिबल एसेट्स. फॉर एग्जाम्पल R&D एसेट है आपके पास, तो उसको भी आपने मेजर करना है फेयर वैल्यू पर और उसको फिर हम अमोर्टाइज कर देंगे जो भी इसकी यूजफुल लाइफ है. इट मीन्स ये नहीं है कि आपने डिफेंसिव इंटेंजिबल एसेट है और आप कहते हो कि इसको यूज ही नहीं करना है तो उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं है. एज पर इंड AS 103 इसको भी आपने रिकॉग्नाइज करना है जो भी आपकी मतलब इसकी फेयर वैल्यू है. फोर्थ टाइप के आपको मिलेंगे इंटेंजिबल एसेट्स विच आर नॉट आइडेंटिफिएबल. इट मीन दीज आर नॉट रिकॉग्नाइज सेपरेटली फ्रॉम गुडविल. इनको सेपरेटली हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं बट ये गुडविल में ही मर्ज हो जाएंगे. गुडविल में देखो मर्ज का मतलब क्या है, एसेट्स हम गैदर करके हैं, गुडविल गैदर करके हैं टू कंसीडरेशन टू लायबिलिटीज है. जब एसेट की वैल्यू कम करोगे तो गुडविल की वैल्यू बढ़ जाएगी. इट मीन आपने इस इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज नहीं करना है सेपरेटली तो इसमें इनडायरेक्टली हमारी गुडविल की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. उसको हम कहते हैं कि जो एसेट्स हैं आपकी मर्ज हो गई हैं गुडविल में. तो कौन से इंटेंजिबल एसेट्स हैं? जैसे असेंबल्ड वर्क फोर्स है ऑफ एक्वायरी के एम्प्लॉइज हैं, उनकी स्किल को मेजर नहीं कर सकते हैं. पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स आपको फ्यूचर में मिल सकते हैं जिससे बेनिफिट हो सकता है.
या कोई नेगोशिएशन चल रही है आपकी फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जिसका आपको बेनिफिट फ्यूचर में मिल सकता है, पर उसकी वैल्यू अभी हम जो है मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उसको फिर हम सेपरेटली रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली हमारी गुडविल की वैल्यू में मर्ज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट एसेट की वर कवर्ड बाय Ind AS 40 which is your investment property. So this will be measured at cost as per Ind AS 40. It means whenever acquirer gets investment property of acquiree, उसको हम measure करते हैं at cost which is as per Ind AS 40. So next one is our Ind AS 41 which deals with agriculture assets. उसमें जो major asset है आपकी like biological asset, इसको आपने मेजर करना है एट फेयर वैल्यू एज पर Ind AS 41। तो ये इनकी जो रिस्पेक्टिव डिटेल जो है वो हम रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स में हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वी हैव Ind AS 105 जिसमें आती हैं आपकी नॉन करंट एसेट विच आर हेल्ड फॉर सेल। जैसे आपने किसी एसेट को जिस कार्ड कर दिया है या उसको रिपेयर कर दिया है तो उसको हम कहते हैं कि एसेट इज हेल्ड फॉर सेल। अब इसको हमने कभी भी सेल कर सकते हैं। तो दिस एसेट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जिसको हम इनडायरेक्टली कहते हैं नेट रिलाइजेबल वैल्यू। सिंपली कहा दूँ फेयर वैल्यू लेस जब आप सेल करेंगे उसमें जो भी एक्सपेंसिव होंगे वो आप कर को माइनस उसमें से, तो इस वैल्यू के ऊपर अपने आप को मेजर करना है। नेक्स्ट वी हैव Ind AS 32, 107, 109 विच डील विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हम शो करते हैं या तो फाइनेंशियल एसेट है आपकी या फाइनेंशियल लायबिलिटी है। फाइनेंशियल एसेट को आपने मेजर करने हैं फेयर वैल्यू के ऊपर और उसको हम मेजर करते हैं एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L और फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो इट मीन्स जगह आपकी शॉर्ट टर्म एसेट है, ट्रेडिंग पर्पज के लिए है, फिर उसमें जो डिफरेंस आता है वो P&L में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको कहते हैं एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L। अगर भाई आपकी लॉन्ग टर्म यदि एसेट है जैसे इक्विटी में, तो उसमें जो गेन या लॉस होगा उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं अगर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल एसेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI, FVOCI। फिर आती है आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी को मेजर करते हैं एट अमोर्टाइज्ड टू कॉस्ट। अमोर्टाइज्ड टू कॉस्ट क्या होती है, जो भी अपने फ्यूचर के ऑब्लिगेशंस हैं उसकी हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो किसी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लोज, आउटफ्लोज होते हैं जो ऑब्लिगेशन हैं आपकी एट करंट डिस्काउंट रेट। करंट डिस्काउंट रेट का मतलब है जो मार्केट में डिस्काउंट रेट आपका चल रहा है एट प्रेजेंट, उसके बेस पर आपने इसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इट मीन्स वो अब आपकी कॉस्ट बन जाएगी या वैल्यू बन जाएगी ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी की। नेक्स्ट है हमारा Ind AS 115 विच डील्स विद रेवेन्यू। इसमें आते हैं जैसे डेटर्स राइज हो गए हैं, जब आपने कुछ सेल कर दिए क्रेडिट पर, उनको हम मेजर करते हैं एट फेयर वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग फ्यूचर अनसर्टेन कैश इनफ्लोज। डेटर्स में हमें अनसर्टेनिटी क्या होती है, कुछ हमारे बैगेस हो जाती हैं, उसको आपने एलिमिनेट कर देना है। इस मीन्स दिस अनसर्टेन कैश इनफ्लो कैन बी एक्सपेक्टेड बैगेस से, उसको एलिमिनेट करके देखो कितनी फेयर वैल्यू है उसके ऊपर हम इसको मेजर कर देंगे। तो एक में बैगेस के लिए आपको सेपरेट प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपकी फेयर वैल्यू में एडजस्ट हो जाएगा। फिर है Ind AS 15 में ही 115 में डेफर्ड रेवेन्यू। कई बार होता है हमने एडवांस रिसीव कर लिया है कस्टमर से, तो उसको हम लाइबिलिटी मानते हैं बुक्स में। तो उसको आपने मेजर करना है फेयर वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन। तो जब आप कस्टमर से एडवांस लेते हैं तो इसका मतलब हमने उसके अगेंस्ट कस्टमर को गुड्स देनी है, सर्विसेज देनी है या कोई ऐसे ट्रांसफ़र करनी है फ्यूचर में, तो उसकी फेयर वैल्यू क्या है ऑफ ऑब्लिगेशन की, टू प्रोवाइड गुड्स सर्विसेज और एसेट इन फ्यूचर टू कस्टमर। दैट विल बिकम अवर डेफर्ड रेवेन्यू वैल्यू। थर्ड पॉसिबिलिटी इसमें होती है Ind AS 150 में कोई लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है एक्वायरी की बुक्स में, जो पेंडिंग है अभी जिसका वर्क। इट मीन्स एक्वायरी है जो कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्रोग्रेस, कॉन्ट्रैक्ट्स अभी आपके प्रोग्रेस में है, पेंडिंग है अभी ऑन एक्विजिशन डेट, तो इनको आपने मेजर करना है एट फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट। फिर आता है Ind AS 116, तो उसका डिटेल सारा आप Ind AS 116 में ही आपको मिलेगा। तो ब्रीफली हमने डिस्कस किया है, जिससे रिलेटेड लीज, लीज दो तरह की हैं, ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंस लीज है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है जब आप एक्वायरी का बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, एक्वायरी जो है उस वो लेसी है, उसकी बुक्स में मतलब उसने एसेट को लीज पे ले रखा है, मीन्स एक्वायरी की लेसी। अब देखिए वो ऑपरेटिंग लीज है, ऑपरेटिंग लीज में हम एसेट भी शो करके हैं, उसको हम कहते हैं राइट
ऑफ यूज एसेट, उसकी वैल्यू क्या लेंगे हम, जितनी उसकी लीज लाइबिलिटी है उसके अगेंस्ट उसने लीज रेंट भी पे करना है। जैसे कहा कि लीज लाइबिलिटी को ऑपरेटिंग लीज में हम एसेट भी शो करते हैं और उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी भी शो करती हैं। ऐसे जब फाइनेंस लीज है आपकी, आपने फाइनेंस लीज होता है कि एक तरीके से हायर परचेज मानते हैं हम इसको, आपने एसेट एक्वायर कर ली, उसकी पेमेंट हम करेंगे इंस्टॉलमेंट में। तो एसेट जो आएगी पर उसका नाम होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसके अगेंस्ट जो आपने पेमेंट करनी है इंस्टॉलमेंट में वो बन जाएगी आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो दोनों ही केसेस में इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, दिस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स। जो भी लीज पेमेंट आपने करनी है, जैसे ऑपरेटिंग लीज में कहते हैं कि लीज रेंट हम पे करेंगे, फाइनेंस लीज में हम कहते हैं कि एक तरीके से वो इंस्टॉलमेंट है हमारी, उसमें कुछ प्रिंसिपल भी है, कुछ इंटरेस्ट एलिमेंट होता है, उसकी कैलकुलेट करो प्रेजेंट वैल्यू एट मार्केट टर्म्स। मार्केट टर्म्स का मतलब है कोई फेवरेबल या अनफेवरेबल जो भी आपके टर्म्स हैं उनको आपने पहले ही एडजस्ट कर देना है, जो भी आपकी अमाउंट्स हैं लीज रेंट्स में। तो सेकंड केस बनता है इसमें एक्वायरी लेगी लेसर है। इसका मतलब है कि अब एक्वायरी ने कुछ ऐसे लीज पे दे रखी है किसी को, तो अब पहला केस है कि उसने ऑपरेटिंग लीज पर की है, तो उस केस में क्या होगा, तो उसकी बुक्स में कोई ऐसे अपीयर हो ही रही है रिकॉग्नाइज एसेट एज ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो भी उसकी बुक वैल्यू है उसके ऊपर हम अपीयर करेंगे। और इसी तरीके से जो आपकी फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज में क्या है हमारी एसेट की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, हम ये यूम करते हैं, तो आपने रिकॉग्नाइज करनी होती है उसमें फाइनेंशियल एसेट। तो एज लीज रिसीवेबल उसमें जो लीज रेंट मिलेगा वो हमारी फाइनेंशियल एसेट बन जाएगी। तो दोनों ही केसेस में चाहे वो प्रॉपर्टी प्लांट के इक्विपमेंट है या आपकी फाइनेंशियल एसेट है, तो उसको आपने मेजर करना है। इट इज मेजर जाए तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स रिसीवेबल एट मार्केट के टर्म्स। तो जो भी फेवरेबल या अनफेवरेबल मार्केट की कंडीशंस हैं लीज रेंट में जो आपको मिलना है फ्यूचर में, उसको एडजस्ट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होगी मार्केट डिस्काउंट रेट पे, तो वो आपकी वैल्यू बन जाएगी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, या फिर वैल्यू बन जाएगी आपकी फाइनेंशियल एसेट की। So in the last let us discuss in detail about Ind AS 12 which is related with the Gaffer tax. So I have also discussed previously, but now I am explaining the regions also. So we have seen that there on acquisition there may be increase or decrease in fair value of asset or liability. So how to create a Gaffer tax and what are the regions? Let us say one by one. Number one. So when there is an increase in fair value of assets, so what will happen in accounts? More depreciation or amortization will be charged because the value of asset has increased. It means profit will reduce. But in income tax, so we will continue to charge depreciation on book value of asset. It means that will be less depreciation or amortization on book value. It means in taxation, profit will be high. So on which we have to pay high tax, but in accounts we are showing low tax. So therefore, on difference on this profit, so deferred tax liability will be created. इसमें जो भी डिफरेंस आएगा डेप्रीशिएशन का, उसी से हमारा प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा, तो उस अमाउंट के ऊपर आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सेकंड पॉसिबिलिटी है जब आपकी डिक्रीज हो रही है फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, उस केस में क्या होगा, अकाउंटिंग बुक्स में आपको एक्चुअल एक्सपेंस जो होगा वो आपको मिलेगा बुक वैल्यू के बेस पर। इट मीन्स एक्सपेंस इज मोर, सो एक्सपेंस इज मोर मीन्स प्रॉफिट इज लेस। बट इनकम टैक्स में जो अलाउड एक्सपेंस होगा वो होगा आपका एक्चुअल जो लाइबिलिटी आप पे कर रहे हैं विच है जो रिड्यूस्ड, जिसकी वैल्यू अब रिड्यूस हो गई है। तो इट मीन्स अब आपका एक्चुअल एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा, उससे प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, जिसके ऊपर आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इट मीन्स जो डिफरेंस आएगा आपका उसके ऊपर हम क्रिएट करेंगे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो इट मीन्स आंसर सेम है। तो जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आपने डिफरेंस के ऊपर क्रिएट करना है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो सेकंड केस है जब आपकी फेयर वैल्यू डिक्रीज हो रही है एसेट्स की, उस केस में क्या होगा, अकाउंट्स में आपको लेस डेप्रिसिएशन मिलेगी या लेस अमोर्टाइजेशन होगी, जिससे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। बट टैक्सेशन में आपको मिलेगी हाई डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन बिकॉज इट इज ऑन बुक वैल्यू, उससे प्रॉफिट आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो इस लेस प्रॉफिट पर आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, तो इतनी जो डिफरेंस आएगा उसके ऊपर हमें टैक्स की सेविंग होगी और उसके ऊपर हम क्रिएट करेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट विल बी क्रिएटेड फॉर ए टैक्स सेविंग। इसी तरीके से जब आपकी इंक्रीज हो रही है फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी,
तो एक्चुअल एक्सपेंस जो है हमारा वो बुक्स आपका आएगा बुक वैल्यू के बेस पे, जो लाइब्रेरी की इट मीन्स एक्चुअल एक्सपेंस हमारा लेस रहेगा, क्योंकि जो बुक आपकी लाइब्रेरी की है बुक्स में वो रिड्यूस है आपकी, कम है, क्योंकि फेयर वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो आपको बुक्स में को एक्चुअल एक्सपेंस जो हम चार्ज करेंगे ये होगा बुक वैल्यू के बेस पे, तो वो लेस होगा, उससे प्रॉफिट हमारा हाई हो जाएगा। बट इनकम टैक्स में जो अलाउड होगा एक्सपेंस वो होगा एक्चुअल जो आपकी इंक्रीज हो गई है लाइब्रेरी की, लेकिन उससे प्रॉफिट हमारा जो है रिड्यूस हो जाएगा, तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो उस जो टैक्स आप कम पे कर रहे हैं उसका हम बनाएंगे डेफर्ड टैक्स एसेट। ये बेसिक फंडा था हमारा डेफर्ड टैक्सेशन। उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्टेप नंबर 8.1 विच वाज रिलेटेड विद मेजरमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विच आर एक्वायर्ड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो फर्दर जो इसके बेस पर एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।